आपसे मिलने भी आया था अतीक अहमद उस बीच में, जब आपने उमेश पाल के जो फंसाने की जो तमाम प्लानिंग थी उसको विफल कर दिया, तो अतीक अहमद मिलने भी आया था आपसे ऑफिस में आपके? जी बिल्कुल आया था, बतौर सांसद आए थे, तो मुझे याद दिलाना पड़ा कि सन 86 में मैं वहाँ एडिशनल सुपरिटेंडेंट हुआ करता था। तब ये सिवाय चकिया मोहल्ला के नाम साधारण से अपराधी की हैसियत थी इसकी। तो मुझे याद दिलाना पड़ा कि आप सांसद जी, आज आप चाहे जो भी हों, मैं आपको तब से जानता हूँ, तो फिर मुझे वो ना बताइए कि आप क्या हैं, मैं जड़ से जानता हूँ। 1986 के पहले अतीक अहमद की हैसियत चकिया मोहल्ले के एक साधारण से गुंडे की थी, और एकाध औद्योगिक आस्थान जो वहाँ थे, जो इलाहाबाद के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान थे, वहाँ पे श्रमिक हड़ताल हड़ताल होने पर उनको धमकाने उमकाने का काम या इस तरह का काम ये आदमी करता था। और अतीक ने अपने एक पुराने मामले में चुपचाप जमानत कटा करके चुपचाप जेल में पहुँच गया था, जबकि बाहर इसको पुलिस ढूंढ रही थी। तो इसकी सूचना मिलने पर जब हम लोगों ने जिला प्रशासन को अवगत कराया कि भाई जिस अतीक अहमद को बाहर पुलिस अच्छी तरह से ढूंढ रही है, बुरी तरह से ढूंढ रही है, वो तो जमानत कटवा करके जेल के अंदर बैठा हुआ है। पिछली सरकारों में अतीक अहमद का सत्ता में कितना रसूख होता था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अतीक अहमद ने पिछली सरकार में एक आईजी स्तर के अधिकारी का तबादला तक करा दिया। हमारे साथ बात करने के लिए आर के चतुर्वेदी जी हैं। आर के चतुर्वेदी सर आईजी जोन इलाहाबाद रहे हैं और उन्हीं का अतीक अहमद से विवाद हुआ था। सर, चर्चा है कि अतीक अहमद ने आपका ट्रांसफर करा दिया था, क्या मामला था? देखिए, ट्रांसफर के पहले मेरा उससे विवाद तो हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप जानते हैं कि स्थानांतरण तो जनहित में होते हैं, और कहीं कोई ये नहीं लिखा होता है कि वो किस किस लिए हो रहा है। हाँ, एक ये चर्चा जरूर थी कि मेरा विवाद होने के कुछ ही 1 ही 2 दिन के अंदर मेरा ट्रांसफर इलाहाबाद जोन से इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर कर दिया गया। ये क्या विवाद था, किस वक्त की बात है, कौन सा साल था? ये वर्ष 2016 की बात है, और मैं चूंकि इलाहाबाद का पढ़ा लिखा हूँ, इलाहाबाद में मेरी पैदाइश है, और इलाहाबाद का मेरी काफ़ी पृष्ठभूमि है। नौकरी की शुरुआत अंडर ट्रेनिंग इलाहाबाद से हुई, आखिरी फील्ड पोस्टिंग इलाहाबाद की रही। उसके पहले मैं जेल सर्विसेज में रहा, 2.5-3 साल जेल सर्विसेज में वहाँ नैनी में रहा। तो इलाहाबाद के कहते हैं कि जो ज़मीन पे एक पकड़ जिसकी बात कहते हैं, शायद मेरी किसी इंस्पेक्टर और किसी लोअर लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनसे ज़्यादा थी, बिंग के मैं इलाहाबाद का था। तो बहुत सारी चीज़ें जो कच्ची बात है, इसके पीछे क्या है कैसे है, ये स्वतः मुझे पता लग जाती थी। तो इसी क्रम में 2 हत्या की ऐसी घटनाएं हुई थी। एक सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नवाब यूसुफ रोड पे हुई थी, और एक धूमनगंज इलाके में हुई थी, जिसमें मुझे ये खबर मिल गई थी किसी सूत्र के जरिए कि जो एफआईआर कराई जा रही है वो सच नहीं है, बल्कि इसके पीछे इन्हीं लोगों का दिमाग है, और ये उमेश पाल को किसी न किसी तरह से घेर करके विवश करना चाहते थे कि वो इनके खिलाफ मुकदमों में गवाही न दे। वही उमेश पाल जिसकी अभी हत्या हुई? जी बिल्कुल, वही उमेश पाल। सबसे पहले नवाब यूसुफ रोड वाली घटना हुई थी, जिसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, और बाई चांस हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिल गए वहाँ पे किसी अधिकारी के बंगले के सामने लगे हुए, जिससे ये क्लियर होगा कि जो वादी था उसी ने हत्या की थी, और उमेश पाल का फर्जी नाम लिया था। उसकी पूछताछ हुई तो ये पता चला कि वो हाथ उसका था, दिमाग कहीं और था। दिमाग किसका? दिमाग डेफिनेटली इसी अतीक अहमद के ग्रुप का था। दूसरी हत्या धूमनगंज थाने में हुई, जहाँ उमेश पाल के किसी विरोधी के समर्थक की हत्या हो गई थी, और उसमें शुरुआत में जो चीज़ मौके पे पता चली वो बनाम अज्ञात की तहरीर लिखी जा रही थी देने के लिए थाने पे। तब तक ये सब पहुंच गए, फिर इन्होंने उस मुकदमे में भी इसको उमेश पाल को नामजद करा दिया था। इसके बारे में भी मुझे पूरी बात का अंदाजा हो गया था कि क्या और कैसे हुआ है। तो लोग तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को जो जिले के थे उनको इससे अवगत कराया गया, और ये कहा गया कि भाई एफआईआर चाहे जो हो जाए, गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई जो है बिना प्रॉपर एविडेंस के नहीं होगी, और यही सुपरवाइजरी ऑफिसर्स का काम होता है। तो इन दोनों प्रकरणों में इसको ये लगा कि अगर मेरी मौजूदगी यहाँ रही तो इसके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है शायद यही कारण रहा होगा कि इन लोगों ने जो है जैसे भी किया हो स्थानांतरण मैनेज किया।
आपसे मिलने भी आया था अतीक अहमद उस बीच में, जब आपने उमेश पाल के जो फंसाने की जो तमाम प्लानिंग थी उसको विफल कर दिया, तो अतीक अहमद मिलने भी आया था आपसे ऑफिस में आपके? जी बिल्कुल आया था, बतौर सांसद आए थे, तो मुझे याद दिलाना पड़ा कि सन 86 में मैं वहाँ एडिशनल सुपरिटेंडेंट हुआ करता था। तब ये सिवाय चकिया मोहल्ला के नाम साधारण से अपराधी की हैसियत थी इसकी, तो मुझे याद दिलाना पड़ा कि आप सांसद जी, आज आप चाहे जो भी हों, मैं आपको तब से जानता हूँ, तो फिर मुझे वो न बताइए कि आप क्या हैं, मैं जड़ से जानता हूँ। आपका दूसरा सबसे पहला अगर सबका है अतीक अहमद से, तो वो जेल में भी था। आप जेल सर्विसेज में भी रहे और आप एडिशनल जेल सुपरिंटेंडेंट रहे नैनी जेल में, जब अतीक अहमद के ऊपर एनएसए लगा। वो कौन सा वक्त था, क्यों अतीक अहमद के ऊपर एनएसए लगा, और फिर जेल में किस तरीके का बर्ताव था उस समय पर, क्या हालात थे, अतीक अहमद क्या था? देखिए, ये प्रकरण 1986 का है। 1986 के पहले अतीक अहमद की हैसियत चकिया मोहल्ले के एक साधारण से गुंडे की थी, और एकाध औद्योगिक आस्थान जो वहाँ थे, जो इलाहाबाद के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान थे, वहाँ पे श्रमिक हड़ताल हड़ताल होने पर उनको धमकाने उमकाने का काम या इस तरह का काम ये आदमी करता था। सन 86 में इलाहाबाद में सांप्रदायिक दंगे हुए। उन दंगों में पहली बार अतीक का नाम सतह पर आया। अतीक और ये सफदर रजा करके दो ऐसे लोग थे, बाकी तो और जैसे जो भी करीब 11-12 लोगों पे एनएसए लगा था, बट ये दो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे। और अतीक ने अपने एक पुराने मामले में चुपचाप जमानत कटा करके चुपचाप जेल में पहुंच गया था, जबकि बाहर इसको पुलिस ढूंढ रही थी। तो इसकी सूचना मिलने पर जब हम लोगों ने जिला प्रशासन को अवगत कराया कि भाई जिस अतीक अहमद को बाहर पुलिस अच्छी तरह से ढूंढ रही है, बुरी तरह से ढूंढ रही है, वो तो जमानत कटवा करके जेल के अंदर बैठा हुआ है, तब इसके बाद इसके ऊपर एनएसए लगा। अच्छा, मतलब जिला पुलिस को पता ही नहीं था कि ये जमानत कटवा के जेल में चला गया? 1 ही 2 दिन हुआ था। अच्छा। क्योंकि जमानत इसने जाकर के संभवतः शायद मेजा में कटवाई थी, मेजा का कोई मैटर था, उसमें जमानत कटवा करके हाजिर होकर चुपचाप जेल चला आया था। जिला प्रशासन को बताया गया, तो फिर उसमें इसके ऊपर एनएसए लगा। तो एनएसए लगने से इसका स्टैंडर्ड एकाएक बढ़ गया, और चूंकि कम्युनल राइट्स में हुआ था, तो एक तरह से एक संप्रदाय विशेष के नेता के रूप में ये स्थापित हो गया, और उसमें काफी समय तक जेल में रहा। जेल में रहने के दौरान ही इसने सभासदी का चुनाव लड़ा, और अगर ये कहिए कि ये अपराध जगत में इसका जो साम्राज्य स्थापित हुआ, तो एक चांद बाबा हुआ करता था। चांद बाबा विशुद्ध रूप से क्रिमिनल था, और बम बम फेंकना और मारना ये सब बड़ी आम सी बात होती थी उन दिनों। चांद बाबा का नाम काफी चलता था। चांद बाबा से पहले अतीक से संबंध था। चांद बाबा अतीक को इस्तेमाल करता था, लेकिन बाद में जब अतीक का कद बढ़ा, तो इसने दिन दहाड़े, जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, उसी तरह से चाय पीते हुए, रोशन बाग या कौन सा मोहल्ला था, वहाँ चाय पीते हुए चांद बाबा की हत्या कर दी गई। और उसके बाद से जब इसका साम्राज्य स्थापित हुआ, तो फिर वो लगातार बढ़ता ही चला गया। फिर इसको पॉलिटिक्स में एंट्री मिल गई। ये 3 बार निर्दलीय विधायक रहा, फिर उसको दलीय समर्थन मिला, और इसका इस्तेमाल हर दल ने किया है। जहां भी पॉलिटिकल नेसेसिटी रही, हर दल ने इसका इस्तेमाल किया है, और करते करते वो एक तरह से यूँ कहोगे कि उस क्षेत्र में ये दल से ऊपर हो गया था। लेकिन एक मदरसा कांड हुआ था, मदरसे की बच्चियों के साथ कुछ हुआ था, जिसमें इसके भाई का रोल, अशरफ का नाम आया था। उसके बाद से एक तो मुस्लिम समाज में भी इसकी स्वीकार्यता कम होने लगी, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि मदरसा कांड के बाद फिर ये कोई इलेक्शन जीत नहीं पाया। लगातार ये फिर कभी यहाँ से आरा प्रतापगढ़ लड़ा, कानपुर लड़ने गया था, टिकट वापस हुआ, श्रावस्ती लड़ने गया था, वहां से टिकट वापस हुआ, सांसदी का चुनाव लड़ा। इवन 2017 में वर्तमान सरकार के आने के बाद जब उपचुनाव हुआ था आपके फूलपुर में, तो भी चुनाव लड़ा। बस वे, बल्कि मैं कहूँगा देश की राजनीति का दुर्भाग्य कि जिस फूलपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से कभी जवाहरलाल नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित जैसे लोग सांसद होते थे, वहां से एक बार अतीक अहमद भी सांसद हो गए थे। यही राजनीति की यात्रा है। एक सर आखिरी सवाल है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई, तो आप पुलिस अधिकारी भी रहे और प्रयागराज के हैं, प्रयागराज में रहे और इंटेलिजेंस में भी रहे, तो क्या लगता है कि ये जो 3
जो हत्या हुई है ये कैसे देख रहे हैं, कहां पे चूक हो गई, ये किस तरीके से फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है या पुलिसिंग का फेलियर है कि 23-29 लोग हैं और 2 लोगों को आकर के 3 लड़के मार जाते हैं? देखिए, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कह दूं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से या जिस भी हैसियत से आप जानना है कि यदि कोई तय कर ले कि मुझे किसी की हत्या करनी है और वो अपनी जान की बाजी लगा दे तो कोई भी किसी की हत्या कर सकता है। आपके सामने इंदिरा गांधी का उदाहरण, आपके सामने राजीव गांधी का उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। ये जरूर है कि ये लड़के सिर्फ मोहरे थे, दिमाग किसी और का था। अब वो दिमाग इसके दुश्मनों का हो सकता है, इसके आर्थिक साम्राज्य का हो सकता है, किसी का भी दिमाग हो सकता है। मेरा उस पर कोई जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए सब जुडिस मैटर है, लेकिन दिमाग किसी और न किसी और का है। और कहीं न कहीं पुलिस से चूक तो हुई है। पुलिसिंग में चूक मैं ये कहूँगा कि भाई एक आदमी को आप ओपन बाइट करने का मौका दे रहे हैं, जबकि आप पहले ही उसके पहले उसकी इतनी सुरक्षा करते थे कि उसका वकील तक 100 मीटर तक नहीं जा पाता था। कोर्ट के ऑर्डर में भी था कि वकील इतनी दूरी पे रहेगा। तो जिस आदमी का लीगल एडवाइजर, जिसका वकील एक निर्धारित दूरी से अधिक रहता हो, वहाँ कोई आदमी इतनी नज़दीक पहुँच जाए कि वो बिल्कुल हाथ बढ़ाए और सर तक हाथ पहुँच जाए और गोली दाग दे, तो कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस झलकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई इसको कोई ऐसा कैसे करेगा। शायद इसी ओवर कॉन्फिडेंस में ये चूक हुई है और निश्चित रूप से पुलिस की अभिरक्षा में हत्या होना ये बहुत बड़ी चीज है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी आर.के. चतुर्वेदी, जिन्होंने कहा कि अतीक अहमद कैसे पिछली सरकारों में एक अफसर की ट्रांसफर कराने की हैसियत रखता था और फिर उसकी हत्या को भी वो स्वीकारते हैं कि कैसे पुलिसिंग में चूक हुई, कहां पर पुलिस अफसरों ने अतीक और अशरफ की हत्या में चूक बरती। कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ संतोष कुमार,